नमस्कार, करंटोमिक्स के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। हाँ जी, आज बारी है राजस्थान की करंट अफेयर्स की। 16 अगस्त तक के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक राजस्थान में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ है। यदि आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए। आइए आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंदिरा रसोई योजना के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पिनाका मिसाइल के बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। इसके साथ साथ प्रतिध्वनि मैगजीन, अभिलेख म्यूजियम, महिला हेल्प डेस्क, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, देववाड़ी मोबाइल ऐप और पंडित जसराज जी जो कि मेवात घराने के हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। हालांकि इंदिरा रसोई योजना के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आरएस इंटरव्यू के लिए जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो एसआई के इंटरव्यू हो रहे थे अब तक, उनमें भी इंदिरा रसोई योजना को लेकर क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया। और एक क्वेश्चन और पूछा गया कि इंदिरा रसोई योजना और अन्नपूर्णा योजना में अंतर क्या है, या इंदिरा रसोई योजना और अन्नपूर्णा योजना में से कौन सी योजना बेहतर है। तो इसका जवाब आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंदिरा रसोई योजना की। इसका संकल्प है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। अब हर व्यक्ति को, यानी जो भी इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत खाना लेने जाएगा, उसको पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा 8 रुपये में। और इस योजना की शुरुआत की गई है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर, यानी 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में और 358 रसोई के माध्यम से बैठाकर भोजन की व्यवस्था जो है इसके अंदर, यानी अब बैठ कर भोजन किया जाएगा, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत की गई है। इसके साथ साथ शहर के प्रमुख स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ साथ भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये का प्रति थाली अनुदान जो है वो दिया जाएगा। यानी यदि यहाँ पर राजस्थान सरकार ये कहती है प्रति थाली पर हमारा खर्च 20 रुपये आता है, तो उस स्थिति में 8 रुपये तो जो व्यक्ति खाना खाएगा उसको देने पड़ेंगे कंज्यूमर को। ठीक है, और 12 रुपये का जो अनुदान है वो यहाँ पर सब्सिडी यानी राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को इस भोजन देने का लक्ष्य जो इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस से कूपन की सूचना भी इसके अंतर्गत प्राप्त दी जाएगी एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान जो है इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। तो हमारा सवाल आपको याद है, हम अन्नपूर्णा योजना की बात कर रहे हैं कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा रसोई योजना में क्या डिफरेंस है या कौन सी बेहतर है। तो आपको इसका जवाब हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। अब हम बात करेंगे प्रतिध्वनि मैगजीन की। देखिए, जैसे सूजस था, सूजस को लेकर भी क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ पर प्रतिध्वनि मैगजीन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 21 अगस्त को इसका विमोचन हुआ है, जुलाई अंक का। और इसमें है क्या, इसमें अनुभवी लेखकों के द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र जो है संकलित किए गए हैं। और मैगजीन में सरकार की महत्वपूर्ण योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को भी शामिल किया गया। और मैगजीन का विमोचन किसने किया है, किसकी तरफ से ये मैगजीन है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की तरफ से ये मैगजीन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिध्वनि मैगजीन है क्या। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पिनाका मिसाइल की। देखिए, पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण जो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, और यह हमें पता है कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ठीक है, तो राजस्थान से लेकर राजस्थान के संदर्भ में पिनाका मिसाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पोखरण जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिनाका मिसाइल जो है डीआरडीओ के द्वारा देश में विकसित किया गया है, और ये एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है। यानी पहले पिनाका में गाइडेड सिस्टम नहीं था, लेकिन अब इसमें गाइडलाइन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें पहली बार एडवांस नेविगेशन व कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, और इसकी सहायता से अब ये अपने लक्ष्य को एकदम सटीक जो है अपने लक्ष्य पर प्रहार कर पाएगी। ये मिसाइल जो है पहले 40 से 75 किलोमीटर तक ही टारगेट कर पाती थी, लेकिन अब 120 किलोमीटर तक के दायरे को या जो है वो
टारगेट कर सकती है। ठीक है, पिनाका मिसाइल का पिनाका लॉन्चर सिस्टम से अब दागा, पिनाका मिसाइल को पिनाका लॉन्चर सिस्टम से जो है वो दागा गया है। ये 44 सेकंड में 12 गाइडेड रॉकेट दाग सकती है। ठीक है, तो पिनाका मिसाइल कितनी इंपॉर्टेंट है, किसने इसकी शुरुआत की, कहाँ पर इसका जो है वो सफल परीक्षण किया गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिलेख म्यूजियम की। देखिए, ऐसे विद्यार्थी जो आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं और बीकानेर जिले से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये अभिलेख म्यूजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, यदि आपसे इंटरव्यू में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन यदि यहाँ से पूछा जाता है तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो आपके ज़िले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जो लोग बीकानेर से हैं और जो लोग बीकानेर से नहीं भी हैं उनके लिए भी, ये राजस्थान के हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। देखिए, प्रदेश की कला, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व से जुड़े दस्तावेज यहाँ पर संरक्षित किए जाएंगे। इस म्यूजियम को 12 अगस्त को सुबह 11 बजे इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। अब देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आ पाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आज़ादी से पूर्व के जो विविध राजपूत रजवाड़ों के मूल दस्तावेज थे, मुगलकालीन इतिहास स्रोतों के विविध स्वरूपों के मूल्यवान श्रृंखलाओं के अद्वितीय खजाने को उसमें सुरक्षित व संरक्षित रखा गया है। मुगलकालीन फरमान, निशान, मंसूर, अर्जदास, तामपत्र, रजत पत्र, शाह हुजूर, अखबार, वकील रिपोर्ट्स, तोजियों, बहियों, रुकों, परवानों और प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की संघर्ष यात्रा, प्रजामंडल तथा अन्य विविध रूपों में मूल्यवान जानकारियों से युक्त ऐतिहासिक मूल दस्तावेजों को इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी कोई भी विद्यार्थी जो शोध कर रहा है, चाहे वो राजपूताना को लेकर शोध कर रहा है या किन्हीं भी सारी चीज़ों को शोध कर रहा है, तो वो अब इस अभिलेख म्यूजियम से प्राप्त कर सकता है कि मूल दस्तावेजों में क्या लिखा गया था। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जानना चाहते हैं कि अखबार जब फरमान जारी करता था तो उसमें क्या लिखा होता था, वो कैसे लिखा होता था, तो आप इन अभिलेख म्यूजियम में जाकर वो देख सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ राजस्थान का नाम अब विश्व में शोध व पर्यटन मानचित्र पर दर्ज हो गया है। अभिलेख म्यूजियम में विभिन्न दीर्घाओं का निर्माण भी किया गया। दीर्घाएं क्या होती हैं? देखिए, दीर्घाएं मतलब जब चित्र के माध्यम से, कला के माध्यम से जब किसी भी का प्रदर्शन कर दिया जाता है तो दीर्घाएं होती हैं, चित्र दीर्घाएं होती हैं जैसे। ठीक है, यहाँ पर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की दीर्घा है, फरमान दस्तावेजों की दीर्घा है, तामपत्र दीर्घा है, महाराणा प्रताप की दीर्घा है, मरम्मत व पुनर्वास कक्ष भी है। यहाँ पर इटली के विद्वान डॉक्टर एलपी टस्सीटोरी, नाम सुना होगा, उनकी भी दीर्घा है। प्रदर्शनी कक्ष है। प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों की सचित्र दीर्घा भी इसके अंतर्गत बनाई गई है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और राजस्थान को पूरे विश्व में जो है ये बहुत ही ख्याति दिलाता है। उसके बाद है महिला हेल्प डेस्क। तो इंटरव्यू के दौरान या किसी भी मेंस एग्ज़ाम में जब जो है चाहे वो यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, महिलाओं को रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यू में मान लिया आपसे महिलाओं से रिलेटेड कि क्या क्या हो रहा है राजस्थान में, आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। राजस्थान ने महिला हेल्प डेस्क शुरू की है ना। एक्चुअली हुआ ये था कि राजस्थान गृह मंत्रालय ने जनवरी 2020 में प्रत्येक पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना तैयार की थी। इसका उद्देश्य ये था कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन महिलाएं या बच्चे जाकर पुलिस थानों में शिकायत नहीं कर पाते, उन्हें उचित माहौल नहीं मिल पाता या फिर वो डरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक थाने में एक डेस्क हो जहां पर कि केवल महिलाएं और बच्चे जाकर जो अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकें और उनका समाधान जो है वो हो सके। इसी को ध्यान में रखकर मंत्रालय ने देश के 10,000 थानों में महिला हेल्प डेस्क के निर्देश दिए थे। प्रत्येक पुलिस थाने को इसके लिए 1 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई थी और ये कहा गया था कि पुलिस थाने जो हैं इसको एग्जीक्यूट करें। अब वर्तमान में राज्य में 500 थानों में डेस्क स्थापन करने पर सहमति बन गई है। कितने थानों में? 500 में। करना कितने में? 10,000 में, लेकिन अभी वर्तमान में 500 थानों में ऐसा किया जाना है। राज्य में महिला डेस्क के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय में प्रत्येक थाने में महिला डेस्क के लिए 2 मेज, 10 कुर्सी, 1 कंप्यूटर टेबल, अलमारी जरूरी बताएं कि इन सब पूरे सिस्टम के साथ, जिससे कि एक उचित प्रॉपर माहौल जो है यहाँ पर बन पाए।
17 अगस्त को वित्त विभाग ने इस राशि की सहमति दे दी और 18 अगस्त को गृह विभाग ने बजट की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी है। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम जिसको आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं, जो कि महिलाओं के लिए किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है। अब हम बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर को 28वीं रैंकिंग मिली है। यानी 2019 में कितनी थी? 44वीं। अब कौन सी हो गई है? 28वीं। यानी अब टॉप 50 में प्रदेश के 3 शहर शामिल हो गए हैं। कौन कौन से? जयपुर 28वें नंबर पर है, जोधपुर 29th रैंक पर है और कोटा 44th पायदान पर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। हालांकि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का स्वच्छ शहर बन गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की है। ठीक है, देखिए अब जयपुर के बारे में यदि हम देखें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को कौन सी कैटेगरी शामिल की गई थी और किस कैटेगरी में जयपुर को कितने जो है अंक मिले। देखिए 2019 को 2020 को हम थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। सर्विस लेवल प्रोग्रेस को देखें तो 681 जो है वो 2019 में जयपुर के अंक थे और इस बार बढ़कर 991 हो गए हैं। सर्टिफिकेशन में 600 से घटे हैं, कितने? 500 हो गए हैं, पहले ज़्यादा थे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में 1111 थे जो कि बढ़कर 1101 हो गया, यानी कितना अंक बढ़ा है? हाँ जी, सॉरी कम हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी राजस्थान के अंक जो हैं वो कम हुए हैं। सिटीजन फीडबैक एंड स्वच्छता ऐप पहले 974 थे और अब 1068 हो गए, यानी 2 में तो क्या हुआ है? अंक कम हुए हैं 2020 में 2019 की तुलना में, लेकिन 2 कैटेगरी में जो है बढ़े हैं। कितनी कैटेगरी है? 4। कौन सी कैटेगरी यहाँ पर आपको बता दी गई है। तो आपसे मान लो कैटेगरी, तो बहुत सिंपल हमने कोशिश की है कि आपको सिंपली समझा सकें चीज़ों को, जिससे कि आप क्लियरिटी के साथ जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएँ अपने इंटरव्यू में। तो इसका मतलब है कि कुल 6000 अंक में से सर्वे में जयपुर शहर को इस बार 3660 अंक मिले हैं और अब जयपुर हो गया है 28वें पायदान पर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, शहरों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु और प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहली बार जनवरी 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 आयोजित किया था और उसमें 73 शहरों की रैंकिंग जो है वो की गई थी। इसके बाद 2017 में जिसमें 434 शहर शामिल हुए। उसके बाद तीसरे चरण जो कि 2018 में किया गया, उसमें 4203 जो शहर हैं वो भी शामिल हुए। उसके बाद 2019 में किया गया और वर्तमान में 2020 में किया गया है, जिसके दायरे में लगभग 40 करोड़ लोग जो है आते हैं। तो ये विश्व में अब तक का सबसे व्यापक स्वच्छता सर्वेक्षण है, जहाँ पर 40 करोड़ लोगों को लेकर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बात करते हैं तो इसके अंदर 4242 शहरों, 62 छावनी बोर्ड और 92 गंगा शहरों को सम्मिलित किया गया। ये सर्वेक्षण 28 दिनों में यानी रिकॉर्ड दिनों में पूरा हुआ है। इस वर्ष मंत्रालय द्वारा नगरों की समग्र रैंकिंग के स्थान पर शहरों की जनसंख्या वर्गीकरण के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। कि जैसे कि हमने बताया ना कि जयपुर का जो है वो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाला है। आपने देखा ना 10 लाख से अधिक की आबादी है, उन शहरों में जयपुर को रैंकिंग क्या मिली है? 28वीं। ठीक है, उसके बाद भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्योंकि हमने डूंगरपुर की बात इससे पहले एक स्वच्छता सर्वेक्षण जो हमने इससे पहले वाली जो सीरीज बनाई थी उसमें हमने कर ली थी, तो यहाँ पर हमने मेनली फोकस किया है जयपुर को। भारतीय गुणवत्ता परिषद की यदि हम बात करते हैं, कुछ सर्वेक्षण में भाग लेने वाले शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का दायित्व दिया गया है। तो इस शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कौन करता है? वो करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे यदि पूछ लिया कि भाई जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी हुआ है तो उसमें शहरों के प्रदर्शन का एवोल्यूशन किया किसने है, मूल्यांकन किया किसने है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने। ठीक है, ये एक स्वायत्त प्रमाणन संस्था है जिसे भारत सरकार द्वारा 1997 में प्रशासन सहित सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था। क्या है ये? स्वायत्त प्रमाणन संस्था है। ठीक है,
आगे हम आते हैं, आगे हम बात करते हैं देववाणी मोबाइल ऐप के बारे में। तो ये भी राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, या फिर ये देववाणी मोबाइल ऐप जुड़ा हुआ किससे है? देखिए, ये संस्कृत शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि संस्कृत को देवताओं की भाषा जो है उन्होंने कहा है। और यहाँ इस ऐप को जारी करने का उनका उद्देश्य यही है कि संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण जो शिक्षण की क्षति हुई है उसकी भरपाई जो इस तकनीक की सहायता से की जा सके। देववाणी ऐप के द्वारा संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को अब गुणवत्तापूर्ण कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जिससे विद्यार्थी जब चाहे जितना चाहे अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृत शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ई लर्निंग और एम लर्निंग के अवसर मुहैया कराना ही इस देववाणी मोबाइल ऐप का प्रमुख उद्देश्य है। तो किससे जुड़ा हुआ है? ये संस्कृत शिक्षा से, ठीक है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है मोहम्मद इमरान खान ने। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि संस्कृत को बनाया है मोहम्मद इमरान, संस्कृत के ऐप को बनाया है मोहम्मद इमरान खान ने जी। ये सांप्रदायिक मतलब ये जो है वो संबंध बताता है कि हमारे देश में पंथ निरपेक्षता है। इमरान खान ने इससे पूर्व 80 से भी अधिक शैक्षणिक मोबाइल ऐप तैयार कर मुफ्त में शिक्षा जगत की सेवा में समर्पित किया है। इन ऐप का उपयोग पूरी दुनिया में लगभग 22 करोड़ लोग कर रहे हैं। तो ये किसने बनाया है और उनकी प्रोफाइल क्या है वो भी हमने आपके से यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस की। देखिए आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट और लास्ट जो बिंदु है वो है पंडित जसराज जी को लेकर। हमें पता है कि शास्त्रीय गायक, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में अमेरिका के में जो है उनकी हो गई अपने घर पर। ये मेवात घराने के थे, मेवाती घराने के थे। ख्याल गायकी के शीर्षस्थ गायक थे, ठीक है। और इनकी बंदिशें भी अत्यधिक लोकप्रिय थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन ग्रह 2006 BP 32 संख्या 3D0128 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया था। और ऐसा सम्मान पाने वाले ये एक भारतीय हैं, एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है, जो कि कला से संबंधित हैं, ठीक है। तो आप समझ पाए कि ये क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेवात घराने को भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि राजस्थान से मेवात घराना कैसे जुड़ा हुआ है। इनके अचीवमेंट को थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्ष 2014 में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने 1975 में पद्मश्री, 2000 में पद्म विभूषण और 1990 में पद्म भूषण से ये सम्मानित हो चुके हैं। अच्छा, आपको हमारे कमेंट सेक्शन में एक और बताना है कि जब हम बात करते हैं पद्मश्री की, ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की, तो इन तीनों की हायरार्की क्या है, यानी सबसे ऊपर कौन सा होता है, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा। यानी पद्म पुरस्कारों की जब मैं बात करूं तो आपको इनकी रैंकिंग बतानी है कि सबसे पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरे नंबर का पुरस्कार कौन सा होता है, ठीक है। ये आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। इनको 1987 में संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कार मिल चुका है, 2008 में भी मिल चुका है, 2010 में भी इन्हें फेलोशिप मिली हुई है, ठीक है क्या। मेवात घराना हम थोड़ा सा देख लेते हैं। घराने का मतलब क्या है? देखिए, भारत में हिंदुस्तानी संगीत में घराना कलाकारों का एक समुदाय है जो एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करते हैं। यानी सब जो उस घराने के होंगे वो उसी प्रकार की उनकी संगीत की शैली होगी, स्टाइल होगी, जो किसी विशेष प्रशिक्षण या क्षेत्र या वंश को दर्शाता है कि वो किसी कोई विशेष क्षेत्र है, वहाँ का विशेष वंश है। तो यदि मेवाती घराने की बात करते हैं तो जो मेवात घराना है वो जयपुर मेवाती घराना जो है उसको जयपुर मेवाती घराना भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि जयपुर जो मेवाती घराना है उसके संस्थापक कौन थे? खग्गे नज़ीर खान द्वारा इसे स्थापित किया गया था। एक ये भारतीय संगीत घराना है, ठीक है। तो जयपुर मेवाती घराना क्या है? मेवाती घराना का दूसरा नाम जयपुर मेवाती घराना है, उसको स्थापित किया था खग्गे नज़ीर खान के द्वारा। पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभयंकर इस घराने के जाने माने कलाकार हैं। हालांकि वर्तमान में पंडित जसराज जी ने इस घराने को ख्याति दिलाई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।